एक प्रधानमंत्री जो 4 महीने से तकरीबन गायब है, एक संसद जिसकी वो परवाह नहीं करता और एक देश जो अस्थिरता की कगार पर खड़ा है। ये कहानी है नेपाल की और ये बता रहे हैं युवराज घिमिरे, जो नेपाल के जाने माने पत्रकार हैं। नमस्कार, मैं हूँ स्वाति और आप देख रहे हैं वैचारिकी, इंडियन एक्सप्रेस का खास शो जिसमें हम बेहतरीन जानकारों की राय आप तक लेकर आते हैं। तो चलिए सुनते हैं युवराज घिमिरे की पूरी बात। कहानी शुरू होती है पिछले महीने के आखिर में। नेपाल के पूर्वी तराई इलाके में सांप्रदायिक झड़पें हुई। तराई यानी नेपाल का वो दक्षिणी मैदानी इलाका जो भारत की सीमा से लगा है। यहाँ सांप्रदायिक झड़पें खुद में एक दुर्लभ बात है, क्योंकि नेपाल में ऐसी झड़पें कम ही होती हैं। कर्फ्यू लगने और सेना बुलाए जाने के 2 दिन बाद जाकर ये नफरत और दुश्मनी थमी। तब तक कम से कम 4 लोगों की जान जा चुकी थी। एक ऐसे समाज में जहां सालों से विविधता और मेल जोल रहा है, वहां अविश्वास के ये गहरे घाव भरने में लंबा वक्त लग सकता है। पर हैरानी की बात ये रही कि इसे केवल कानून व्यवस्था का मसला मानकर निपटा दिया गया। सरकार या राजनीतिक दलों ने इसकी जड़ों पर कोई चिंता नहीं जताई। झगड़ा हुआ किसके बीच? ऊपरी तौर पर यह झड़प 2 पक्षों के बीच हुई। एक तरफ थे कांवड़िए जो सावन के महीने में पवित्र नदियों से जल भरकर नेपाल और भारत के अलग अलग शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं। दूसरी तरफ थे उस इलाके के कुछ मदरसों से जुड़े मुसलमान। अब सरकार का रुख देखिए। गृह मंत्री सदन गुरुंग ने सुनसरी और सिराहा जिलों में 3 दिन तक अभियान चलाया। पीड़ित परिवारों से कई समझौते किए, उन्हें न्याय और आर्थिक मदद का भरोसा दिया। पर इसके साथ ही उन्होंने एक और बात मान ली। उन्होंने सम्राट सेना नाम के एक स्थानीय संगठन के साथ इस विषय पर चर्चा की और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग पर गहराई से विचार करने पर सहमति जताई। इसी बीच पुलिस ने विराटनगर सुनसरी के एक बड़े कारोबारी प्रकाश मुंडाडा के घर और दफ्तर पर छापा मारा। 5 घंटे बाद ही ये छापा बंद कर दिया गया, क्योंकि तलाशी में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। कौन है मुंडाडा परिवार? जब भी भारत से आरएसएस और दूसरे हिंदुत्ववादी नेता नेपाल आते रहे हैं, तो ये परिवार खुले दिल से उनकी मेजबानी करता रहा है। यानी सांप्रदायिक तनाव के नाजुक मौके पर पुलिस कार्रवाई ने एक खास संदेश दिया। इसी जून में मुंडाडा परिवार ने आरएसएस से जुड़े समूहों की ओर से आयोजित एक भव्य कार्यक्रम की मेजबानी की थी। ये हिंदू एकजुटता का अभियान था। वैदिक, बौद्ध और मुंडम सिद्धांतों और प्रथाओं पर आधारित था। इसमें मुख्य अतिथि थे सबसे ताकतवर जूना अखाड़े के अवधेशानंद गिरी। अभी मुंडम का जिक्र आया। ये किरात लोगों की पूर्व वैदिक जीवन शैली है। और हिंदू लामबंदी यूं ही नहीं हो रही, ये धीमी धीमी पनपती एक प्रतिक्रिया है। दरअसल नेपाल कभी दुनिया की इकलौती हिंदू राजशाही था। साल 2006 में 8 पार्टियों ने इसे एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित कर दिया, वो भी बिना किसी बड़ी बहस या जनता की मंजूरी के। जब सेना ने तनावग्रस्त इलाके की कमान संभाली, तो पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह शांति और सद्भाव की अपील करने वाले शुरुआती लोगों में थे। वहीं इलाके के कुछ ताकतवर राजनीतिक गुटों ने सेना की कार्रवाई को जन विरोधी बता दिया। राजनीतिक दलों में सेना के खिलाफ ये कोई नई भावना नहीं है। खासकर 2006 के बाद से जो पार्टियां तब सत्ता में आईं, वो सेना को राजशाही का ही हिस्सा मानती थीं। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जैसे जैसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां लोगों के बीच साख खोती गईं, सेना जनता का भरोसा जीतती गई। इन्हीं पार्टियों पर लगे भ्रष्टाचार के इल्जाम, कई साल की नाकामियों का नतीजा ये हुआ कि मार्च के चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये हार मिली एक नई पार्टी के हाथों, आरएसपी यानी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। ये चुनाव नेपाल में हुए जेनजी प्रोटेस्ट के 6 महीने बाद हुए थे। और यही कहानी में आते हैं नेपाल के मौजूदा प्रधानमंत्री 36 साल के बालेंद्र शाह। उन्हें पद संभाले 4 महीने ही हुए हैं, लेकिन इन्हीं 4 महीनों में उनकी कुछ आदतों ने सियासी तौर पर उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया है। क्या हैं ये आदतें? उनका खामोश मोड, संसद के लिए उनका खुला अनादर, अपने ही मंत्रियों तक के लिए उनका उपलब्ध न होना, साथ ही उनके सचिवालय पर लगा ये आरोप कि वो कुछ संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज में दखल दे रहा है।
हाल ही में सत्तारूढ़ पार्टी आरएसपी के प्रवक्ता मनीष झा ने संसद में उन पर एक तंज कसा। बात गाड़ियों के काले शीशे हटाने के एक मामूली आदेश से शुरू हुई थी। इसी पर मनीष झा ने कहा, अब वक्त आ गया है कि काले चश्मे भी उतार दिए जाएं। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने इस सलाह को सचमुच मान लिया, क्योंकि इस हफ्ते जब वो भारत और चीन के राजदूतों से मिले तो अपने ट्रेडमार्क काले चश्मे के बिना नजर आए। पर चश्मे से इतर असली सवाल ये है कि वो खुद को कितना बदलते हैं, देश विदेश की ताकतों से कितना जुड़ते हैं। आरएसपी के मुखिया रवि लामिछाने अब पीएम के खिलाफ आ रही शिकायतें सुन रहे हैं। उन शिकायतों को सीधे शाह तक पहुंचा रहे हैं। पीएम एक जवाबदेह नेता की तरह काम करते हैं या नहीं, इसका सरकार की स्थिरता पर बड़ा असर पड़ेगा। और ये वो सरकार है जिसके पास संसद में 2/3 बहुमत है। पीएम बनते ही शाह ने अपनी पार्टी के वादे के मुताबिक एक कमेटी बनाई थी। मकसद था संविधान में संशोधन के लिए सुझाव इकट्ठा करना, लेकिन हाल ही में वो इससे पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि संघवाद, धर्मनिरपेक्षता या गणराज्य वाला नेपाल का दर्जा, इन पक्षों पर कोई समीक्षा नहीं होगी। और उधर एक युवा समूह ने राजशाही की वापसी के लिए हस्ताक्षर जुटाने शुरू कर दिए हैं, देश के अंदर भी और विदेश में बसे नेपालियों के बीच भी। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 10 दिन में उन्हें 10 लाख लोगों का समर्थन मिल गया। बड़े मुद्दों पर बालेंद्र शाह का यूं पीछे हटना और सत्ताधारी पार्टी के अंदर उठती हलचल सरकार के लिए संकट का एक संकेत हो सकता है। गैर तजुर्बेकार शाह ने संसद और अपनी पार्टी दोनों की पूरी तरह अवहेलना की, ये समझे बिना कि लोकतंत्र में किसी भी सरकार या प्रधानमंत्री के टिके रहने के लिए ये दोनों कितने जरूरी हैं। तो ये हैं युवराज घिमिरे के विचार कि एक खामोश और गैर तजुर्बेकार प्रधानमंत्री सांप्रदायिक तनाव और राजशाही की वापसी की मांग के बीच नेपाल आज अस्थिरता की कगार पर खड़ा है। युवराज घिमिरे नेपाल की राजधानी काठमांडू में रहते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के कंट्रीब्यूटिंग एडिटर हैं। नेपाल के इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। शुक्रिया इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देखने के लिए।